Assalamu alaikum dear students, how are you? Fine, good. Now dear students, let's go through with the last study topics, and these are basically we go through with the different numericals, and then we discuss the different cases. There are few statements, and we logically just see through them and try to bring out the logical element of it, and now move on the next study topics. These are look first to market values. Then we're going to discuss about a case about the departmental store. Then there is a case of a gold mine as well. And what about the forecasting economic events? Because these are basically we're going to discuss, and that is a part of what we call it, where the positive net present value come from. So we've been discussing about the net present value. हमने net present value जो क्राइटेरिया और जो आपका जो सेकंड रूल है रेट ऑफ रिटर्न का, उसको हमने डिस्कस किया था और करते रहे हैं इस कोर्स के अंदर. नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू क्रिटिसाइज. हमने देखा कि जी हमने एनपीबी को भी जो क्रिटिसाइज किया, और फिर हमने देखा कि रेस्ट ऑफ जो उसके जो कंपेटिटर्स थे, टूल्स थे, हमने उनको भी देखा, जज किया. लेकिन ऑब्वियसली जो एनपीवी इज़ द बेटर क्राइटेरिया ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड वी बेसिकली स्टिक टू द मैटर, एंड वी डिस्कस कि जनाब जो एनपीवी है, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जब भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या उस साइड में आएँ तो दे शुड फोकस ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू. नाउ हियर important point is that one should not focus on the arithmetic, DCF, and thereby ignoring the forecasts that are the basis of every investment decision. Obviously, हमने theoretically ये discuss किया कि जो भी आपकी investment है, जो भी आपका financial decision है, that is dependent upon the discount factor, और उसी पे हमने कहा कि why not discounting जो cash flow है, this is the only parameter here in order to evaluate the actual investment result. आया कि वो फिजिबल है कि नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द एनपीवी, जो प्रेजेंट वैल्यू आपका क्राइटेरिया है, और फिर हम उसके बाद उसकी नेट कंट्रीब्यूशन जो वैल्यू निकालते हैं. लेकिन ऑब्वियसली इन द रियल वर्ल्ड ये स्टेटमेंट उसको थोड़ा सा निगेट कर रहा है और कह रहा है कि जनाब आपकी अरिथमेटिकल जो आपकी कैलकुलेशन है, ऑब्वियसली जो आपकी हर इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए या उस पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए. सीनियर मैनेजर्स आर कंटिन्यूसली बम्बार्डेड विद रिक्वेस्ट फॉर फंड्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. जस्ट लुक अराउंड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, उसके डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक के पास जहाँ पे अथॉरिटी है, ठीक है, वहाँ पे उसके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है. क्योंकि जो शेयर होल्डर है और जो मैनेजर्स है, या जो एक एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनके थ्रू हो रही हैं, राइट, उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है. सो ऑन दैट बेसिस दे प्रॉमिस देम कि जी व्हाई नॉट गिव अस योर फंड्स, पार्ट ऑफ योर वेल्थ, एंड वी गोइंग टू मैक्सिमाइज इट, और आपको हम देंगे. तो उन बेसिस के अंदर ऑब्वियसली दे आर कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली टेकिंग ए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. डिफरेंट आपको इन्वेस्टमेंट प्लान उनके टेबल पे आ रहे होते हैं, एंड दे बीन ट्राई टू इवेल्युएट विच इज द बेस्ट वन. और उसी पैरामीटर के अंदर ऑब्वियसली अगर आप अरिथमेटिकली या इसकी कैलकुलेशंस पे जाएंगे, सो दैट इज सम हाउ नॉट इफेक्टिव इन अ वे कि आप यू बीन कैरिड अवे फ्रॉम द हिडन इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. और कोई बहुत सी ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते. इस बेसिस पे ऑब्वियसली वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. और इसी लिहाज से ऑल दीज रिक्वेस्ट आर रिपोर्टेड विद डिटेल्ड डीसीएफ एनालिसिस शोइंग दैट द प्रोजेक्ट है पॉजिटिव एनपीवीज. और यहीं पे यही बताया गया है कि जनाब, क्योंकि जब आप अरिथमेटिकली इसको करना शुरू करेंगे, लेट्स से आप डिस्काउंटिंग कैश फ्लो प्रोसेस से शुरू करते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू को लेकर चलेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो तमाम कैलकुलेशंस है, आपके जो डिसीजंस है, दे बीन सराउंडेड डिपेंडेंट अपॉन दैट कैलकुलेशंस. सो ऑब्वियसली उसके लिहाज से आपके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पॉजिटिव एनपीवीज नहीं दे रहे, लेकिन दैट समहाउ फ्रूटफुल इन द फ्यूचर.
फॉर द लॉन्ग टर्म, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया। रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन है और डिफरेंट है, क्योंकि उसके साथ जो इंक्रीमेंटल एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो आपके लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स अटैच हैं, यू ब्रिंग अबाउट एवरी सिंगल द ट्रैफिक ऑन द रोड, आप डिफरेंट जो उसके साथ मुंसलिक हैं चीज़ें जो बेनिफिट्स हैं उसको आप इग्नोर कर देते हो व्हेन यू गोइंग टू कैलकुलेट स्पेसिफिक प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया के तौर पे। सो यू गॉट टू कंसीडर अबाउट इट। यस, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल। उसके बहुत से लिमिटेड बहुत से फैक्टर्स जो हैं आप उसे निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल एज वेल, बट ऑब्वियसली यू गॉट टू थिंक अबव दैट एज वेल कि जी आप उसको पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते इसके डिसीजन पे। यू गॉट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक ऑफ इट, मैथमेटिकली एवेलुएट करके देन यू गॉट टू शेप अप योर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन एक्सप्लोरेशन। ठीक है जी। Nextly, how then can managers distinguish the NPV that are truly positive from that are merely the result of the forecasting errors? Obviously, इसी असना में जब आप के पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं एंड यू बेसिकली टेक ऑल ऑफ देम इन ए सेम ग्रेडिंग स्टेशन, जो कि एक आपका एनपीवी का रूल है, तो वो उसके बाद जो उसके जो रिजल्ट्स आउटकम्स आएंगी, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स टू फिगर आउट which is a truly positive NPVs, जो कि एक नेट कंट्रीब्यूटेड वैल्यू जो वेल्थ आपको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, वो वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं और एलिमिनेट करें उससे जो कि नहीं है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे one has to review certain common pitfalls in the capital budgeting relating to the answer the above criteria of the financial managers। आपकी क्योंकि कैपिटल बजटिंग है, क्योंकि उसी की बेसिस पे आपने आगे फाइनेंसिंग करनी है, फाइनेंशियल डिसीजंस आपके rely upon that। so obviously on that basis, क्योंकि ये जो आपका है कि जी ट्रूली जो आपका एक इफेक्टिव जो एनपीवी है विद ए ट्रू पॉजिटिव वैल्यू, सो हम देखेंगे आगे जाकर के उसके कैपिटल बजटिंग के कुछ पिटफॉल्स हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। यू गॉट टू टेक देम इनटू अकाउंट इन ऑर्डर टू सी कि जी उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। कैपिटल बजट के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि कैसे इफेक्ट करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। और उसी सिलसिले के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है जो आपका इसी स्लाइड का कि जी कैसे वो डिस्टिंग्विश करेगा कि जी वाकई इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तो ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए पॉजिटिव एनपीवी। The main thing is the market value. You got to consider and evaluate the market value of any project. Let us suppose that you have persuaded all your project sponsors to give honest forecast. Again, obviously आप देखें एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत से लोग जो है वो काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उसके अंदर जो आपके डिविजनल मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, ऑल आर बेसिकली स्टिक देयर नोज इनटू very serious matter, and that is basically कि जी आपने जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को असेस करना है, so you got to add your share ऑब्लिगेशन जो आपकी है, और उस लिहाज से हर कोई जो है वो सिंसेरली इस पे काम करेगा। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि जी हर एक को कहा गया कि जी वो सिंसेरली अपना जो एक ऑब्जेक्टिव है, अपनी कैलकुलेशंस है, जो एक अपना उसका जो एक आप कह लें कि पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि लॉजिकली अंडरस्टैंडेबल है, और उसे यही कहा कि जी आप अपनी फोरकास्ट करें, आप इनको एस्टिमेट करें, आप इसको जज करें विदाउट एनी एरर्स इन इट और विद लिमिटेड एरर्स इन इट, एंड यू बेसिकली कन्विंस देम although those forecasts are unbiased, they are still likely to contain errors. Again, जो भी आपके ये जो फोरकास्टिंग है, जो कि एस्टिमेशंस हैं, जो कि हर एक की अपनी जजमेंट्स है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका क्या है, उसी की रिफ्लेक्शन के अंदर सिंस दे आर अनबायस, अनबायस का मतलब ये है कि जनाब उसके अंदर कोई डाउट फैक्टर नहीं होगा, उसके अंदर कोई हेरिस्टिक्स नहीं है, उनके अंदर कोई इनके इमोशंस अटैच नहीं है, क्योंकि हमने इसको भी कंसिडर करना है कि वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर बेसिकली आर इररेशनल इन अ वे कि जनाब वो दे बिन ड्रैग्ड बाय देयर इमोशंस और दे बिन समहाउ के वो डाइवर्ट हो जाती है, उनकी इंटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। So that is very important कि जी आपने you make them convince कि जी you got to give your honest opinion on that, और हमने यही देखा है कि let's consider them, हमने उन्हें convince करते हैं कि जी आपने एक अच्छी forecasting करनी है, estimation करनी है without any
इमोशंस इन्वॉल्व इन इट और विदाउट योर प्रायोरिटीज जिसको बायसेस कहते हैं, सो द सिचुएशन बिकम्स अनबायस, और इसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि जी फोरकास्ट आर अनबायस। लेकिन अगेन वो जो फोरकास्टिंग है दैट इज लिमिटेड टू द स्किल ऑफ दैट मैनेजर, राइट। सो दैट इज बेसिकली समहाउ कि जी उसकी जो लिमिटेशंस है उसके कुछ ना कुछ एरर्स होंगे उसके अंदर कोई जजमेंटल एरर्स भी हैं ऑब्वियसली फॉर दी सेक ऑफ आर्गुमेंट। लेट्स से अगर आपको कहा जाता है कि जी डू एस्टिमेशन अबाउट, लेट्स सपोज कि जनाब अगर मैं आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, हाउ द प्राइसेस विल बी अफेक्टेड बाय द अपकमिंग चेंज इन द इन्फ्लेशन रेट। सो ऑब्वियसली यू बीन आस्क्ड कि जी आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे अपना, यू ऑनेस्टली ओके हम अज्यूम करते हैं कि डेफिनेटली आफ्टर सो मच एक्सपीरियंस और ये कोर्स करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन, और इसी इन्फ्लेशन को आप जब एस्टिमेट करते हैं तो दैट इज बेसिकली लिमिटेड टू योर स्किल, ठीक है। ये एक आपकी अपनी एक एफर्ट है। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जी आया कि उसके अंदर अभी भी कोई ना कोई मार्जिन रह गया हो जिसको पूरा करने की जरूरत है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट कि जी दैट डिफरेंस इज द एरर इन इट। And again, the average error will be 0, but that is little consolation because you want to accept only project with truly superior profitability. Now again, जो भी आपके एक नेगेटिविटीज हैं, जो भी एक आपकी पॉजिटिविटीज हैं, अगर उसकी एवरेज भी ले लें तो दैट्स ट्रू, दैट इज 0। लेकिन ये कंसोलेशन है, जैसे आपकी कंसोलेशन प्राइस है, इसी तरह व्हाट वी कॉल इट कि दिस इज अ लिटिल कंसोलेशन, क्योंकि आपने वही प्रोजेक्ट, रिमेंबर, क्योंकि यू बीइंग द मैनेजर, द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, और आपने वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने हैं और आगे आपने देने हैं, आगे फॉरवर्ड करने हैं आपने, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आए ओवरऑल वैल्यू ऑफ योर फर्म, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैसे होगा? सो ऑब्वियसली एवरीबडी दे आर इन सर्च ऑफ दोज प्रोजेक्ट जिसके अंदर उनको एक हैवी और हाई पॉजिटिव फिगर मिल रही हो इन टर्म्स ऑफ एनपीवी, कि उसकी नेट कंट्रीब्यूशन वैल्यू मैक्सिमम हो, जितनी मैक्सिमम होगी दैट शो कि जनाब उसकी जो फर्म की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ इफ यू वर टू जॉट डाउन योर एस्टिमेट्स ऑफ द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग various lines of business, you would probably find that about half appear to have positive NPVs. Again, there could be a possibility कि आफ्टर यू बिन गिवन ए टास्क, आपको बताया गया कि जनाब बताइए कि यहाँ पे जैसे भी आपने अपनी एस्टिमेशंस करनी है, आपने एक जो आपके पे ऑफ्स हैं उसको एस्टिमेट करें और बताएं कि जनाब इसके क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। सो आपने डिफरेंट जो आपकी ऑपरेटिंग लाइंस हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज के अंदर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि हर एक की अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही है, प्रायोरिटीज़ है, उनकी अपनी बजटिंग है, यू नो। तो आप सारा उसको एस्टिमेट करते हो ताकि आप उसको सम अप करो और आप कम से कम अपनी कैश फ्लो जो पे ऑफ्स हैं आपकी उसको आप कंसीडर करो। सो इन दैट सिचुएशन के आप देखेंगे कि जी हाफ अपीयर टू हैव ए पॉजिटिव एनपीवीज, कि जी चलें हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो भी आपने एस्टिमेशंस की हैं कैश फ्लोज पे जो आपकी हाफ परसेंटेज है दैट इज डेडिकेटेड टू द पॉजिटिव एनपीवी। In most of the situation, obviously, you come across the zeros, and in few of them, you might come across a negative NPVs. So, हम यहाँ पे कहते हैं कि जी, let's suppose, assume कि जी half of the NPVs, in majority of the cases, that is the case कि जी आप NPVs जो हैं वो positive consider करते हो, वो आप evaluate कर पाते हो. This may not be because you personally possess any superior skill in order to figure out positive NPVs, but because you have inadvertently introduce large errors into your estimates of the cash flows. Again, think about कि जी 50% अगर आपकी cash flows हैं, you basically come up with the analysis कि जी they are positive. So that means कि जी आपकी तो tremendous growth होगी organization की firms की, जो कि realistically होता नहीं है. In few other cases we have seen, yes, there is exceptions, but एक steady growth जो है that what we consider a normal trend. राइट. सो इन दैट सिचुएशन ये एक आर्गुमेंट है कि जी कम समहाउ कि आपको आप इवेल्युएट कर पाते हो, आप सिचुएशंस देख सकते हो, आपने एस्टिमेशन किया, यू आर बेस्ट इन एस्टिमेटिंग द स्टफ एंड दिस इज व्हाट यू बिलीव एंड यू आर गुड इन योर वर्क. लेकिन क्या होता है कि यही जो हमने जो बात की है कि सिंस आप बहुत सी जो पॉजिटिव एनपीवीज हैं उसके साथ आप जब अपनी कैलकुलेशंस को एस्टिमेशन करते हो, पे ऑफ्स को जब कंसिडर करते हो एंड when you have been asked to reconsider it, you come up कि जिसके डिफरेंट एरर्स हैं, डिफरेंट बायसेस हैं.
So this is a basically the situation here. ये understandable की उसकी ज़रूरत है, understanding की ज़रूरत है कि जो आपके large errors हैं that is basically due to the fact कि जी इसके अंदर जो biased decisions हैं और इसके अंदर probably ऐसे factors थे जो आप उसको consider नहीं कर पाए. Now, if you were to extend your activities to making cash flow estimates for various companies, you would also find a number of apparently attractive takeover candidates. Again, आप कहते हो कि जनाब अगर आप एक्सटेंड करते हो अपनी जो भी आपकी कैलकुलेशन चल रही हैं, एस्टिमेशन चल रही हैं, जो कैश फ्लोज को रिकंसिडर करते हुए, तो आप ये देखते हो कि जनाब ऐसे बहुत सी जो मर्जर्स और टेक ओवर एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से इस कैश फ्लो या पे ऑफ्स को आप एक्स्ट्रा करके दिखा रहे हो, या आपकी एस्टिमेशन के अंदर एरर का जो एक एलिमेंट है, जो एडिशन है, वो ड्यू टू द फैक्ट कि जी ये टेक ओवर या मर्जर्स की वजह से एक आपकी जो शेयर प्राइस है वो मार्केट सिग्नल की वजह से वो इंक्रीज हुई है. सो बेसिकली दैट इजंट द फैक्ट, क्योंकि उसी वजह से ये आपकी एक जो आपने एस्टिमेट किया कैश फ्लो उसका इफेक्ट उसने लिया है. In some of these cases you might have genuine information and proposed investment really might have a positive NPV, but in many other cases the investment would look good only because you made a forecasting error. So conclusion हमने जो है obviously in majority of the cases this is being evident from the past जो आपके empirical evidences हैं, जो past evidences हैं आपकी, they are basically heading towards a same phenomena कि जी ठीक है आपके पास जो भी आपने कैलकुलेशंस की या जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है विद द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज दे ट्राई टू फिगर आउट कि जी आपकी पॉजिटिव एनपीवीज कितनी है, जो पॉजिटिव फिगर्स कितने हैं. लेकिन वो पॉजिटिव जो फिगर्स हैं दैट इज मेनली बिकॉज कि उसके जो फोरकास्टिंग एरर्स थे, जो एस्टिमेशन थी, जो जजमेंटल थी, हर बंदे की अपनी डिफरेंट होती है. एंड दे बिलीव कि जी है और ही और शी बिलीव्स कि जनाब ठीक है उसकी जो भी एस्टिमेशन एक फिगर है दैट इज द बेस्ट दैट ही कैन प्रोवाइड और ऑफर to the organization. So this is basically not on the counterpart of the merely the valuation of that cash flow जो estimated है, but on the skill level जो कि हर मैनेजर की अपनी स्किल लेवल होती है, तो उसी बेसिस पे उसका रिवॉर्ड और रिटर्न का प्रोसेस चल रहा होता है, राइट. तो market value is very important, and security analysts whenever they value a company stock they must consider the information that is already known to market about a company, and they must evaluate the information that is known only to them. हमने वही बात की कि देखें कोई भी मार्केट है, ठीक है, XYZ कोई भी कंपनी है आपकी, ठीक है, उसके उस कंपनी ने ट्रेड करना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, कॉर्पोरेट मार्केट के अंदर, और वो मार्केट है उसकी अपनी उसकी एक उसकी अपनी एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही गोइंग टू दैट मार्केट गोइंग टू ट्रांसलेट दी सर्टन इंफॉर्मेशंस. और इस सिचुएशन के अंदर हम ये जो मार्केट है उसके अंदर जो भी कंपनी काम कर रही है उसकी जो वैल्यू है, हमें पता है कि जो शेयर प्राइस है, ठीक है, एक्चुअल उससे आपको आइडिया होता है कि जनाब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट क्या है या मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या है इसकी. सो इन दैट बेस यू कैन कंसिडर कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द शेयर ट्रेडेड, और दूसरी सेंस के अंदर हम कहते हैं कि दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. सो इन दैट सिचुएशन जो एक एनालिस्ट है उसके पास डिफरेंट आप कह लें कि जनाब टेक्निक्स हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. हम देखते हैं कि जी दे कैन गो लॉन्ग एंड डू द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डू द वर्टिकल एनालिसिस, ट्राई टू ब्रिंग इन द ट्रेंड एनालिसिस एज वेल. अगर उस पर भी नहीं तो दे गो फर्दर एंड डू द रेशियो एनालिसिस. और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं आपके पास, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आप उसको जॉट डाउन करते हो कि व्हाट बेसिकली लीड्स टू व्हाट, और उसी में आप कैलकुलेशंस करते रहते हो. तो ऑब्वियसली जो एनालिस्ट है दे शुड नो कि जो मार्केट के पास क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो किस लेवल पे वर्कआउट कर रही है. एंड प्लस दे शुड फिगर आउट एंड वर्क आउट ऑन दोज इन्फॉर्मेशन विच इज प्राइवेट, विच इज लिमिटेड टू दैम, जो कि मार्केट के अंदर नहीं पहुंची. सो इफ दे कैन एबल टू डू दी एक्सरसाइज प्रॉपरली, ताकि उनको पता चल जाए कि जी इसके अंदर ये पूरी ट्रांसफॉर्म और एब्जॉर्ब कर चुकी है मार्केट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी, सर्टेन कंपनीज. एंड व्हाट अबाउट दोज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कि ओनली अवेलेबल टू दैट एनालिस्ट या एक प्राइवेट बंदे के पास है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं पहुंची. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन इजिली फिगर आउट एंड इवैल्यूएट इट. सो दे कैन स्टार्ट विद द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड कंसंट्रेट ऑन वैल्यूइंग देयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन. एंड ऑब्वियसली जो भी एक मार्केट के अंदर जो स्टॉक है जो ट्रेड कर रहा है वो कंपनी की
रिफ्लेक्शन है, उसकी वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है। ऑन दैट सिचुएशन, ऑन दैट बेसिस दे शुड फिगर आउट कि जनाब इसकी जो उसने काम करना है, ठीक है, वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन पे करे, उसको वैल्यूएट करे, क्योंकि और ये ट्राई करे कि आया कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है, आया कि मार्केट वैल्यू के नाम कितना डिफरेंस है। सिंपल इज दैट इन ए सिंपल फाइनेंशियल टर्म्स। सो इन दैट सिचुएशन उसको पता चल जाएगा कि ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यू स्टॉक है। सो इन दैट सिचुएशन कोई भी है, अगर आपने लेट्स से किसी भी कंपनी का जो स्टॉक है वो आपने निकाला, उसकी वैल्यू निकल आती है, आप कहते हो कि $50 पर शेयर प्राइस उसकी है, मार्केट वैल्यू जो है उसकी लेट इट बी कि जनाब उसकी $45 है। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन इजीली से दैट कि मार्केट ने उसको अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम है, राइट, जबकि उसके स्टॉक की जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू जो उसके कैलकुलेशंस पे जो परसीव की जो नजर आ रही है, दैट इज मोर। सो दैट इज बेसिकली समहाउ सेड द मार्केट हैज अंडर एस्टिमेटेड इट, दिस इज अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट and vice versa. So in that situation obviously अब ये जो $5 का जो फर्क है that rest with the skill of the manager कि वो कैसे उसको evaluate करता है, आया कि वो इसको सिंपल एक डाउट या एरर है या उसका एस्टिमेशन जजमेंट का एरर है या बाइसेस हैं और नहीं। सो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि जनाब उसका कोई बाइसेस है, कोई एरर है, दैट बेसिकली अगेन कि जी ये जो भी आपकी जो पे ऑफ्स हैं उसके अंदर फिर जो आपकी कैलकुलेशंस के अंदर प्रॉब्लम होगा, और वो इसलिए यही बताया गया कि जो आपके एनपीवीज हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो पॉजिटिव एनपीवी लेकर आते हैं तो उनमें पता चलता है कि बहुत से जो पॉजिटिव एनपीवीज है दैट इज बेसिकली प्रोन टू ए एरर इन द जजमेंट, और उसकी एस्टिमेशन सही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर इन दिस सिचुएशन वेयर यू आर इनटू द मार्केट, और वहाँ पे आपने ट्रेड करना है। डिफरेंट कैपिटल बजटिंग जो है, डिसीजंस आपके तौर पे आप प्लान आउट कर रहे हो, डिफरेंट आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, और उसके मुताबिक देन यू गॉट टू फिगर आउट कि जी आया कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ स्टॉक के अंदर इतना वैल्यूएबल भी है कि नहीं है। ठीक है जी, नाउ वी मूव ऑन। A case, the department store example, investing in a new department store. Now हम इसको देख लेते हैं जनाब कि यहाँ पे बताया गया है कि डिपार्टमेंट स्टोर चेन विद estimated the present value of the expected cash flows from each proposed store, including the price at which it could eventually sell the store. Now in that situation, मैं यहाँ पे अगर लाइन लगाऊं, इन्होंने क्या करना है कि जनाब एस्टिमेटिंग जो एस्टिमेट करनी है बेसिकली कि दे आर गोइंग टू एस्टिमेट, जैसे हमने पहले देखा, ऑफ कैश फ्लोज और इसी कैश फ्लोज की जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो आपने एस्टिमेट करना है, और उसके बाद हमने ये देखना है कि आया कि वो जो प्राइस आपकी डॉलर्स के अंदर आएगी, so that is actually the selling price. Okay, what would be that selling price afterward? In its conclusions were heavily influenced by the forecasted selling price of each stores. Obviously, जो भी आपकी जिसे आप कहते हैं कि जनाब सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, क्योंकि इस स्टोर से जो भी पे ऑफ आ रहा होगा, ठीक है जी, उसकी जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, सो दैट बिकम द सेलिंग प्राइस ऑफ स्टोर कितने, बट दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फोरकास्टिंग सेलिंग प्राइस ऑफ ईच स्टोर। और ये जो फोरकास्टिंग सेलिंग प्राइस है, दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, जो हम यहाँ पे पहले प्रीवियस बात करते आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि जनाब आपकी जो भी फोरकास्टिंग है, ठीक है, एस्टिमेशन है, उसमें अगर वो एनपीवी आ जाता है तो यू गॉट टू रिकंसिडर इट ओवर एंड ओवर अगेन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि इट इज आइदर इफ इट इज ए फ्री ऑफ error or not, you know. So in that situation you can confirm about your capital budgeting decisions in a good way. Now once the financial manager realized this, they always check the decision to open a new store by asking the following questions. Obviously एक department store है, उसके मुताबिक you got to make a decision out of it. अब उन्होंने कहा कि कोई भी आपकी जो भी आपका फाइनेंशियल मैनेजर है, यू नो, ही कैन इजीली रियलाइज कि क्योंकि मैंने एस्टिमेशन करनी है डिफरेंट जो कैश फ्लो है, जो कि डिफरेंट आपके डिपार्टमेंटल स्टोर है, क्योंकि यू आर ओपनिंग ए न्यू वन, सो डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस हैं। यू बीन आस्किंग, लेट अस अज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इज फेयरली प्राइस्ड,
आपकी जो प्रॉपर्टी है इट्स जो मार्केट है, लेट्स से कि जो आपकी रियल एस्टेट है मार्केट, ठीक है, दैट इज somehow giving a true price of it, whatever the price of that property, ठीक है जनाब। और उसी सिचुएशन के अंदर दे सेड व्हाट इज द एविडेंस दैट इट इज द बेस्ट सूटेड टू वन ऑफ आवर डिपार्टमेंट स्टोर रादर देन टू सम अदर यूज। अगेन हमने इसी में देखना है कि जी आपके पास कोई भी जो डिपार्टमेंट स्टोर है, ठीक है, आया कि जो आपने प्रॉपर्टी दी, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज व्हाट द टेंजिबल एसेट इज वी आर टॉकिंग एंड इन्वेस्टिंग इन। रिकॉल हमारे जो स्टार्ट के लेक्चर्स थे उसके अंदर भी बेसिकली गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ लैंड टू बिल्ड ए ऑफिस बिल्डिंग एंड ट्राई टू फिगर आउट कि जनाब इस पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू और जितनी भी कैश फ्लो मिलेगी उसके बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलती है और इसकी नेट कंट्रीब्यूशन इन टोटल क्या निकलती है। वही एक आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर है और फाइनेंशियल मैनेजर है, ही हैज़ टू मेक ए डिसीजन आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर, वन ऑफ द मेन चेन इज मदीना कैश एंड कैरी, ठीक है। अगर आप उसकी बात करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या है कि जनाब अगर कहीं भी आपने लोकेलिटी के अंदर कोई भी स्टोर खोलना है तो यू गॉट टू फिगर आउट कि जी इसकी जो डिवीजन होगा, जो इसकी चेन है, ठीक है, उसकी क्या प्राइस है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गॉट टू रिकंसिडर कि जी द लोकेशन ऑफ इट, द प्रॉपर्टी प्राइस, और वही सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस हो रही है। एंड यू बीइंग ए फाइनेंशियल मैनेजर यू गोइंग टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लोज, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपने फ्यूचर के अंदर 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये फिगर आउट करना है कि जनाब जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, जब मैं इसको प्रॉपर्टी को सेल आउट करूंगा, either this is a good investment or bad one. So in that situation वही यही आपकी सिचुएशन है। और इसी के अंदर वो बताया गया कि जी बेस्ट एविडेंस इज जस्ट टू फिगर आउट जो कि जी आया कि प्रॉपर्टी फेयरली प्राइस है, और आया कि इस प्रॉपर्टी पे अगर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो बनाता हूँ, आया कि दिस इज अ बेस्ट डिसीजन, और कंपेयर टू दैट इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम है कि ज़्यादा है अगर मैं कुछ और इस पे शुरू करता हूँ। Now, in other words, if an asset is worth more to others than it is to you, then be aware of bidding for the asset against them. Now again, यहाँ पे ये बताया गया है कि जनाब जो एसेट की वैल्यू है अगर आपको इतनी वर्थ नहीं है और दूसरों को ज़्यादा है, तो हमेशा ख्याल रखिए कि जी डोंट बेड, ठीक है, द एसेट अगेंस्ट देम, इन द सेंस कि जी डोंट गो फॉर द बिडिंग, क्योंकि जो एसेट की वैल्यू है आपके लिहाज से दूसरों को वो ज़्यादा इंट्यूस कर रही है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि दे आर डिफरेंट प्लान्स, फ्रूटफुल प्लान एज कम्पेयर टू योर्स, सो नेवर एवर बिड दैम, ठीक है, अगेंस्ट दैम, ठीक है, जो भी आपकी फॉर द एसेट है। तो दिस इज ए सिंपल है फिनोमेना कि जी लेट्स से अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके अंदर एक मेरा जो प्लान है वो यही है कि जी वाई नॉट कि जी मैं इसके अंदर एक हॉस्टल इसको क्रिएट करता हूँ, यू नो, इसके अंदर डिफरेंट, लेकिन एक और है बंदा जो कहता है कि नहीं मैं इसको डिफरेंट परसेप्शन से देख रहा हूँ, वाई नॉट कि आई एम गेट इनटू द रिटेल स्टोर या कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर, तो उसकी ज़्यादा प्राइस होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। So obviously in that situation never ever bid against them because obviously you are on the losing side. Suppose that the new store costs $100 million. You forecast that it will generate after tax cash flow of $8 million a year for 10 years. Now इधर आपके कुछ stats इन्होंने given है just to better understand the situation, और इसके अंदर जो price जो cost एक तरह से आपकी जो initial outlay आप कह लें, initial outlay, आप initial outlay कह लें कि जनाब that is basically 100 million, और आपने इसके अंदर फोरकास्ट क्या किया है, सो अगेन दैट एस्टिमेटेड कैश फ्लोज, ठीक है जी, आपने एस्टिमेशन जो की है, जो आपने कैश फ्लोज किया है दैट इज $8 million, ठीक है, आपने कहा कि फॉर 10 years जो टाइम है इसका, ठीक है, 10 years है। नाउ उन्होंने बताया कि जनाब देयर इज अ ग्रोथ इन रियल एस्टेट प्राइसेस, ठीक है, दैट इज 3%। सो आपने ये देखना है कि जनाब इसकी जो प्रॉपर्टी है न्यू डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि उसकी $100 million है, और प्लस उसकी जो ग्रोथ रेट है जो प्राइस रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक आप कैपिटल गेन की हम जो बात कर रहे होते हैं दैट इज
इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी एंड होल्डिंग इट। अगेन इसके अंदर एक फ्लक्चुएशन भी है, वेरिएशन भी इन द प्राइसेस, सो दैट इज टर्म्ड एज अ ग्रोथ। उसके अंदर 3% में बताया कि और 10 ईयर्स के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स द 100, क्योंकि हम यहाँ पे अगर फ्यूचर वैल्यू का मैं लिखता हूँ, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है 1 + r × t। फ्यूचर वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, जब आपको प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे गिवन है 100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन, 1 + r जो आपको यहाँ पे ग्रोथ की बात हुई है, तो दैट इज 3%, टाइम अप टिल 10 ईयर्स, तो यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू गिवन $134, और यही जो मिलियंस के अंदर है, ठीक है, और यही यहाँ पे ये 134 गिवन है। ऑब्वियसली क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, सो नाउ यू गोइंग टू कि जो आपकी यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल फार्मूला आपका जो भी आपका सबमिशन, ठीक है, उसके बाद c डिवाइड बाय वट एवर दी 1 + r जो आपकी t की वैल्यू है। सो यू गॉट टू टेक ऑल द कैश जो पे ऑफ्स है, कैश फ्लोज है, ठीक है, और जो एनपीवी है यहाँ पे ये बताया गया है कि जी एनपीवी जो है वो $+ है, जिसको सिंपल जो आपका एक इनिशियल आउटले है, ठीक है जी, माइनस हम करेंगे उसमें से इनिशियल आउटले से माइनस करेंगे जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, एंड दैट गिव्स यू द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ $1 मिलियन। ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है कि जनाब दिस कैन जनरेट डिफरेंट रिजल्ट्स इफ द एंडिंग वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट चेंजेस, हम ये देखते हैं कि जनाब जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज बेसिकली आप यहाँ से कैश फ्लोज जो भी है, जो कि यहाँ पे हमें पता है कि 8 मिलियन यहाँ पे आपको एक फोरकास्टेड एस्टिमेशन बेस थी, 1 + यहाँ पे ये आपको 10% डिस्काउंट रेट गिवन है, ठीक है, दैट बिकम योर हर्डल रेट, so that is the 10% in year 1, then 8 million in year 2 डिस्काउंट रेट जो होगा, प्लस इसको हम आगे लेकर चलते हैं, that is $8 million plus whatever the amount 134 divided by 1 + 10% power 10. So again ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट की है, दिस कैन जनरेट डिफरेंट रिजल्ट इफ द एंडिंग वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट चेंजेस, और हमें ये बताया जा रहा है कि जनाब ये जो $134 है, अगर इसकी वैल्यू लेटर बी मैं कहता हूँ $120 मिलियन होगी, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे या फिर ओवरऑल आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है, और वो हम इस फार्मूले से देखते हैं कि जनाब जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे मैं एलिब्रेट कर देता हूँ इसको, दिस इज माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आउटले कह लें, C0, दिस इज माय C1, क्योंकि जो भी आपकी एस्टिमेटेड कैश फ्लो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस्टिमेटेड कैश फ्लो इन ईयर 1, सो यहाँ पे फिर ईयर 2 C2 अप टिल जनाब C9 और प्लस C10 एंड जो आपकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, डिवाइड बाय जो भी आपका डिस्काउंट रेट होगा, और इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि अगर $134 इन मिलियंस है, सो दैट गिव्स यू ए नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ $1 मिलियन। तो यहाँ पे अगर मैं नेट कंट्रीब्यूशन करूं 1 मिलियन, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेलिंग प्राइस करता हूं कि लेट दी सेलिंग प्राइस बी $120 मिलियन, ठीक है, व्हाट चेंज डज इट ब्रिंग टू ओवरऑल नेट कंट्रीब्यूशन, जो कि एनपीवी से आप कंसीडर करते हैं, तो एनपीवी क्या बन जाएगी आपकी जनाब, आपका इनिशियल आउटले उतना ही रहेगा
प्लस 8 डिवाइड बाय 1.10, आप इसको प्लस करते रहेंगे टिल 8 प्लस, नाउ 134 की जगह आप क्या लिखोगे 120 मिलियन डिवाइड बाय 1.1, 10 पावर 10, दैट गिव्स इन माइनस $5 million. So obviously the changing in the price, जो selling price है, that will bring down the net contributed value to the negative. और ये जो negativity है, so that matter. So in that situation जो भी एक selling price है, you know, because आप एक estimation कर रहे हो कि यार 10 साल के बाद अगर इतनी growth होती है और steady रहती है, that will give me actually the benefit of selling that property at the price of 134. What if that is wrong? What if it changes the selling price? So that will basically destroy your calculations, and that is not giving a right signal in terms of a net present value. So this is what we were discussing about here, कि जो एक stock है आपका या कोई भी एक financial manager है, while he is investing in a departmental store, renting it out, ठीक है जी, उसकी जो रेंट्स है और उसके बाद जो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या इफेक्ट लेकर आती है. वंस द साइट हैड बीन एक्वायर्ड इट वुड बी बेटर टू रेंट इट आउट एट 10 million देन टू यूज इट फॉर स्टोर जनरेटिंग ओनली $8 million. अगेन यहाँ पे बताया गया है कि जनाब दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी एज वेल. ऑब्वियसली एक तो आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, सेलिंग प्राइस आपसे कर ली. व्हाट इफ आपका ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है जी, स्टोर एक्स, कि ये जो स्टोर एक्स है इसको आप कहते हो कि जनाब मैं रेंट आउट करवा देता हूँ. ठीक है, यू रेंटेड आउट 10 million, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ यूज इट जो 8 million जो जनरेट कर रहा है ना खुद ही, क्योंकि आपकी लोकेलिटी के अंदर दे आर रियल एस्टेट सब्सिडरीज हु बेसिकली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर बिहाफ, और आपके वो बिहाफ पे, क्योंकि आप उसको जब देते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे टुक इट एंड दे, और वो रेंट पे ले लेते हैं इसको, एंड दे ऑफर यू ए $10 इंस्टेड ऑफ $10 a million इन ए ईयर, इंस्टेड ऑफ 8 million, जो कि आप उसको आया कि खुद ही उसकी तमाम जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आके जो आपको इसका एक अमाउंट मिलेगी. सो व्हाई नॉट, दिस इज द बेटर ऑप्शन. सपोज ऑन द अदर हैंड दैट द प्रॉपर्टी कुड बी रेंटेड फॉर ओनली $7 million पर ईयर. अब इसके अंदर आप देखें 10 इज a greater more than 8, दैट इज ए विन विन सिचुएशन. ठीक है, एस्टिमेशन. लेकिन लेट्स कंसीडर कि जो प्रॉपर्टी की जो कि है वो 10 पे नहीं 7 million पे होता है. तो व्हाट इफेक्ट, पे दिस अमाउंट टू द रियल एस्टेट सब्सिडी एंड स्टिल अर्न ए नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ 8 minus 7. अगेन आप क्या करते हैं कि जनाब इसको रेंट आउट करते हो, रेंटेड फॉर ओनली 7 million पर ईयर, और उस की वजह से जो कि आपका जो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो थी, जो भी एक आपकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रही थी, क्योंकि ऑपरेशंस पे जो भी आपको लग रहा था, व्हेन यू माइनस इट दैट 8 minus 7, दैट स्टिल गिव्स यू 1 million ऑफ प्रॉफिट इन इट. तो अगेन इन देयर इज अ सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि जी आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी, और इट इज नॉट फिजिबल टू evaluate और कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बेसिस पे हमने उसकी ग्रोथ रेट देखा, डिस्काउंट रेट देखा, एस्टिमेटेड कैश फ्लो देखा, एंड सो ऑन. वी ट्राई टू ब्रिंग इन द नेट कंट्रीब्यूशन वैल्यू इफ द सेलिंग प्राइस इज $134. लेकिन ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी कोई और प्रॉपर्टी आप रेंट आउट करते हो, रेंट आउट के बाद जो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको आ रहा है 8 million का जो आपकी एस्टिमेटेड है, आप वो सिंपल डिफरेंस आउट ले लेंगे, दैट गिव्स यू $1 million. So still you will be better off in that situation. It is therefore the best current use of the real estate. And will it also be the future best for the future use as well? Maybe not, depending on whether retail profits keep pace with any rent increases. So again ये जो है, क्योंकि अगर आपको वहाँ से 1 million मिल सकता है, तो why not उन्होंने कहा कि जी आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट्स रेस्ट विद दी, आप कहते हैं कि जी रिटेल प्राइसेस अगेंस्ट रेंट प्राइसेस. ठीक है, जो भी आपके रिटेल प्राइसेस और रेंट प्राइसेस के दरमियान एक कम्बिनेशन होगा, रेस्ट विद दी रिटेल प्राइसेस अगेंस्ट दी रेंट प्राइसेस
relationship. Suppose that the real estate prices and the rents are expected to increase by 3% per year. यहाँ पे बताया गया जनाब जो आपके रियल एस्टेट है और जो रेंट्स हैं आपके, ठीक है, देयर इज 3% ग्रोथ पर ईयर। आइए आप बताइए कैलकुलेट करके कि क्या बनता है। तो इन्होंने बताया कि उसी तरह आपने देखा कि जी 1 मिलियन जो कि प्रीवियस कैलकुलेशन थी, तो इसके अंदर जब रेंटल एक यील्ड है, एक आपने उसका जब इफेक्ट देखा कि जनाब कितना प्रोड्यूस करता है रेंट, जिसके अंदर 10% जो आपका था दैट इज बिलोंग टू योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और ये 3% था दैट इज ए ग्रोथ, ठीक है। तो सिंपल R माइनस G यू गेट द एक्चुअल डिस्काउंटेड या हार्डर रेट, ठीक है, और उसी बेसिस पे 7 है, और इसी बेसिस पे क्योंकि आप ने जो 7% है दैट इज बेसिकली 7% ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के अंदर जो भी आपका रेंटल जो यील्ड है, जो एक आपकी यील्ड आ रही है, सो व्हाट बेसिकली इट्स सेइंग कि जनाब 8.7 एक ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर में, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपने जो कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे गिवन है, और उसके बाद जो आपके पास $1 मिलियन है, ठीक है, वो प्राइस आपके पास आती है। और आप ये देखेंगे कि जो भी नेक्स्ट स्लाइड पे कि जो भी रियल एस्टेट जो सब्सिडरी थी, ठीक है, मस्ट चार्ज 7 into 1.03, क्योंकि हमें पता है कि जो 7 इज द अमाउंट इन डॉलर्स इन मिलियंस, राइट। और इसमें बताया गया कि भाई कि इसके अंदर जो कितना % इंक्रीज आ रहा है, देयर इज ए 3% इंक्रीज इन इट, so that gives you 7.21, 7.21 and again so on, and figure on the next slide shows that the store income fails to cover the rental after year 5। और हम ये देखेंगे आगे कैलकुलेशंस के अंदर कि देखिए कि ये जनाब एक रेंटल है, ठीक है, जो कि आपका 7 मिलियन डॉलर्स से स्टार्ट है, और जो आपकी इनकम है दैट इज स्टडी विच इज बेसिकली दी 8 मिलियन देयर। लेकिन यहां पे हमने ग्रोथ देखा जी, ग्रोथ ऑफ 3%, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ 3% इसके अंदर क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट है 7 into 3% एंड देन दैट अमाउंट into 3% एंड 3% ऑनवर्ड्स। और इस सिचुएशन के अंदर जो ब्रेक इवन है दैट इज आफ्टर 5 ईयर दैट बिकम्स इनफिजिबल कि जनाब उसको वो रेंट आउट करे, क्योंकि उसके बाद उसको कॉस्ट रेंटल कॉस्ट या चार्ज ज्यादा पड़ रहा है। सो दिस इज अ सिचुएशन ग्राफिकली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जनाब आफ्टर 5 years, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 इज नॉट द हेल्दी ईयर फॉर दी अंडरस्टैंडिंग दिस फोरकास्ट राइट द स्टोर हैज ओनली a 5-year इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। जो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है अगर वो हम डेवलप करें, क्योंकि रेंटल चार्जेस हैं और प्लस आपकी रियल एस्टेट प्राइसेस है और जो आपको एक आपके पास इनकम आ रही है, द स्टोर हैज ओनली a 5-year इकोनॉमिक लाइफ। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द रियल एस्टेट इज मोर वैल्यूएबल इन सम अदर यूज। ऑब्वियसली कि जनाब आपने जब इसको देखा कि हाँ भाई बताइए कि 10 साल के तक और उसके बाद जो भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी, जो भी आपके पास अमाउंट होगी, आया कि दैट इज ए हेल्दियर फॉर अस और नॉट। हमने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस के बाद ये आइडिया हमने जनरेट किया कि जनाब अगर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं व्हाई नॉट टू अवेल इट। उस बेसिस पे हमने जनाब एक रेंट आउट किया, और उसके बाद हमने देखा कि अब आया कि उसका फ्यूचर बेस्ट यूज़ कहाँ तक होना चाहिए, कब तक होना चाहिए। तो हमने देखा कि जी लेट्स फाइंड आउट कि जी अगर उसकी जो प्राइसेस हैं, जो रियल एस्टेट के और रेंटल जो चार्जेस हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एंड वी फिगर आउट कि देयर इज 3% इंक्रीज ग्रोथ रेट है। और उस बेसिस हमने देखा कि जी 8 - 7 जो 8 आपकी इनकम आ रही थी और जो रेंटल चार्ज था $7, स्टिल यू आर गेटिंग $1 और $1 मिलियन। और जब हमने उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, उसको डिस्काउंट किया, कीप ऑन डिस्काउंटिंग इट, तो हमें पता चला कि जनाब वो 1 मिलियन एग्जैक्टली आपको दे रहा है। लेकिन द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर इज कि जनाब जो वो उसका रेंटल चार्ज था, जो रेंटल ग्रोथ थी, ऑब्वियसली जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो पता चला कि 5 साल के बाद वो एक नेगेटिव आपको, क्योंकि रेंटल चार्ज उसका ज्यादा होना शुरू हो गया। सो दैट मीन्स कि जी दिस प्रॉपर्टी इज वैल्यूएबल, और जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है इज एट 5 years। आफ्टर 5 years दैट कैन बी यूज फॉर अदर respective investment plans, and whenever you make a capital investment decision, think what beats you are placing, you know what bets you are placing. Our department store
example involved at least two bets, one on the real estate prices and another on the firm's ability to run on successful department store. So again ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट बेट्स हैं कि जनाब किसको आप ज़्यादा रिकन्सिडर करते हो, और इसी फिनोमेना के तौर पे यहाँ पे आपको डिस्कस करके ये बताया गया है जो आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो डिसीजन है, जो आपकी कैपिटल बजटिंग है, ठीक है, ये कैपिटल बजटिंग जनाब दैट लीज टूवर्ड्स के जी आया के फर्म का पर्सनल यूज जो भी है बीइंग ए डिपार्टमेंटल स्टोर हो, और रियल एस्टेट को आप बेसिकली रेंट आउट करते हो। और ये दोनों प्राइसेस जो है, ठीक है, जो रेंट की है और जो इसकी आपकी इनकम है जो डिपार्टमेंट स्टोर की, ये दोनों डिपेंड करेंगी आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे। नाउ अगेन एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्राइसिंग द गोल्ड, दैट इज वन ऑफ द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। सपोज द करंट प्राइस ऑफ द गोल्ड इज $280 per ounce. Hotshot consultant advises you that gold price will increase at an average rate of 12% for the next 2 years, and after that growth rate will fall to long run of 3% per year. What is the price of the 1 million ounce of gold? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जनाब अगर गोल्ड की पर आउंस प्राइस ये है तो बताइए कि जी 1 बिलियन आउंस की गोल्ड की कितनी होगी इन आफ्टर 8 years. Assume that gold prices have a beta of 0 and the risk free rate is 5.5. So that means कि जो sensitivity to the stock market है is nil, there is no variation volatility, हमने ये assume किया है, and we've been asked कि जी 1 मिलियन आउंस गोल्ड की क्या कीमत होगी, and अगर इसकी जो प्राइस है वो 12% इंक्रीज और ग्रोथ रेट विल फॉल डाउन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 2 years, ठीक है, जो 3% पे है. नाउ इन दैट सिचुएशन यू नीड टू कंसिडर व्हाट इज एक्चुअली द फ्यूचर प्राइस ऑफ द गोल्ड, और उस सिलसिले के अंदर द प्राइस ऑफ द $280 पर आउंस रिप्रेजेंट द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड फ्यूचर गोल्ड प्राइस. वो कैसे? ऑब्वियसली जो आपको हमें पता है कि जो फार्मूला अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन वट एवर द फ्यूचर वैल्यू एंड व्हाट अबाउट द आर, ठीक है. और उसी सिचुएशन हमने देखा है कि क्योंकि हम यहाँ पे अब फ्यूचर वैल्यू जो कि आप कहते हैं कि जनाब P1 है वो हम गोल्ड की फाइंड आउट करना चाह रही हैं. एंड रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, गोल्ड कैन नॉट जनरेट एनी फ्यूचर इनकम, दैट इज स्टे एनी डिविडेंड्स, ठीक है जी, वट एवर, और बोनसेस, दैट इज सिमिलर टू एनी स्टॉक which is not paying any dividend and the bonuses, ठीक है जी. और इस that situation के अंदर obviously R is not known, and so as the case of the P1, so obviously whatever the price of it, future price, that is basically the $280, क्योंकि ये जो $280 is a discounted price, जो future price है गोल्ड की, वो क्यों? क्योंकि जो मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, मार्केट जो गोल्ड मार्केट है उसने आपके लिए ऑलरेडी डिस्काउंटेड एक्यूमुलेट की हुई है, क्योंकि दैट कमोडिटी जिसकी कोई प्राइस नहीं है, जिसकी कोई डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं है, ठीक है ना. और जो बसन फ्यूचर जो इसकी कोई इनकम प्रॉमिस नहीं कर रहा, सो देन दैट सिचुएशन ऑब्वियसली इसके अंदर यही अज्यूम किया कि मार्केट हैज डिस्काउंटेड दैट प्राइस और दिस इज द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ऑफ द गोल्ड. हैंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 मिलियन आउंसेस प्रोड्यूस 8 years फ्रॉम नाउ ऑन शुड बी सिंपल मल्टीप्लिकेशन के 1 मिलियन का 8 साल के अंदर क्या होगा अगर $280 से करें, सो 280 मिलियन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. दैट गिव्स यू द आइडिया कि जनाब आपकी जो भी एक जो प्रेजेंट वैल्यू 1 मिलियन आउंस की थी दैट व्हेन प्रोड्यूस, तो इसकी क्या वैल्यू एक्चुअल आती है, ठीक है. नाउ हम एक करते हैं एग्जाम्पल करते हैं और उसको हम केस देखेंगे कि जी कैसे वो आप इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं उसको. आइए डियर स्टूडेंट्स एक केस देख लेते हैं गोल्ड माइन का. केस नंबर 2, Kingsley Solomon is considering a proposal to open a new gold mine. He estimates that the mine will cost $200, ठीक है जी, मिलियन, to develop, and that in each of the next 10 years it will produce 0.1 million ounce of gold.
एट ए कॉस्ट आफ्टर माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ $200 एन आउंस। और जनाब यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक और डाटा दिया गया है, जब हमको इसको विजुलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जनाब अभी जो इसकी कॉस्ट है वो $200 मिलियन है, ठीक है, और फिर जो इसकी नेक्स्ट ईयर 10 ईयर्स है इट विल प्रोड्यूस 0.1 मिलियन आउंस ऑफ गोल्ड, और इसकी जो कॉस्ट है आफ्टर माइनिंग एंड रिफाइनिंग इज $200 एन आउंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो थ्रू विद द समरी वट एवर वी डिस्कस्ड सो फार। हमने स्टार्ट किया था कि जनाब जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनके पास डिफरेंट प्रपोजल, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ रहे होते हैं, राइट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसने कैसे उन सारी चीज़ों को देखना है, क्या उनके जो कैपिटल डिसीजन के उनके जो डिसीजन वो ले रही हैं उन पे क्या इम्पैक्ट या क्या इफेक्ट आ सकता है, दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड। और हमने देखा कि जनाब वो कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं एंड वर्ट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज they termed it as, they said they have done the unbiased decisions, even though that is basically prone to some errors and judgments जो कि उस limited to the skill of that manager है। इस सिचुएशन के अंदर जो empirical evidences है that basically simply said कि जनाब आपके जो भी NPVs है calculations जब आप करेंगे तो you are very attracted to those NPV जो कि positive होनी चाहिए, और positive how much positive that should be, that depends। और उसी की वजह से हमने देखा कि जनाब कुछ पिटफॉल्स हैं, कुछ एरर्स हैं, कुछ जजमेंट्स हैं। तो जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जिस मार्केट के अंदर वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। उस मार्केट में जो एनालिस्ट है ही नीड्स टू नो, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जनाब उसके जो एनालिसिस कर रहा है वो, यू नो, और जो फोरकास्टिंग कर रहा है, ही शुड नो अबाउट द मार्केट, कि वो मार्केट उसको प्राइस कैसे कर रही है, उस मार्केट के अंदर अगर वो स्टॉक जा रहा है तो उसकी कोई हिडन जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको वो वैल्यूएट करे एंड ही ट्राई टू लुक फॉरवर्ड और सी कि जनाब उसकी शेयर प्राइस कैसे जा रही है या मार्केट की प्राइस क्या जा रही है, आगे जाकर क्या होगी। तो जो उसकी एस्टिमेशन है, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जितनी उसकी एस्टिमेशन क्लोजेस्ट टू द रियलिटी होगी, दैट बेसिकली गिव हिम एक्स्ट्रा एज इन ऑर्डर टू capitalize fully on the capital decision whatever you're going to make later on in the investment plans। फिर हमने देखा कि जनाब एक केस डिस्कस किया जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर का था कि लेट इट बी कि जी यू बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर एंड यू आर डूइंग कैपिटल बजटिंग, और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर, तो फिर आपने कैसे उस चीज़ों को देखना है, किस सिनेरियो और किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हमने देखा डिपार्टमेंटल की जो प्राइसेज है वो रेंटल भी प्राइसेस इफेक्ट कर रही है, रियल स्टेट के अंदर जो प्राइसेस है उस पर भी फ्लक्चुएट कर रही हैं, आपका जो कैपिटल डिसीजन है उस पर देखा कि अगर आप उसको यूज़ करते तो उसकी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं जो उसकी एस्टिमेटेड हैं वो कितना जनरेट कर रहा है, अगर आप उसको रेंट आउट करते हो और जो रेंटल चार्जेस हैं वो आपकी जो भी ऑपरेशन पे आपको पैसा मिल रहा है उसके, हमने जब नेट प्रेजेंट वैल्यू कंट्रीब्यूशन की चेक की तो दैट गिव्स यू द सेम अमाउंट, लेकिन उसकी फ्लक्चुएशन की और ग्रोथ की वजह से हमने देखा कि जो डिपार्टमेंटल है वो उसकी जो बेस्ट यूजेज है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, दैट इज बेसिकली नॉट आफ्टर 5 years। तो उसके बाद उस डिपार्टमेंटल या उस जगह को, उस प्रॉपर्टी को, इस इन्वेस्टमेंट को किसी और भी पैटर्न पे, किसी और भी इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन वी डिस्कस अबाउट कि जी इन टर्म्स ऑफ दैट स्टॉक, जो कि हमने गोल्ड के बारे में, कमोडिटी के बारे में बात की कि जी हाउ टू बेसिकली ट्रांसलेट दैट इनटू योर इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसमें हमने देखा कि जो गोल्ड प्राइसेस है उसका एक हमने एग्जांपल जब डिस्कस की, व्हाट इज एंड हाउ टू प्राइस दैट गोल्ड, हमने देखा कि जनाब जो गोल्ड की प्राइस है उसकी मार्केट ने ऑलरेडी उसको डिस्काउंटेड फ्यूचर वैल्यूज दी हुई हैं, और उसकी वजह ये है कि दैट कैन नॉट जनरेट, दैट इज इक्वलेंट टू दैट स्टॉक, वी डोंट प्रॉमिस एनी डिविडेंड और जनरेट एनी extra bonuses out of it, you know, to its investors. So in that situation, हमने देखा कि whatever the price of the gold, you're going to multiply with the total quantity and you get the actual amount in dollars. So, dear student, till now, see you next time. Goodbye.